कि सबसे पहले हमने देखा कि एल्गी समंदरों में इवॉल्व हुए, फिर उनकी औलादों में से बाज पानी से थोड़ा बाहर खुश्की के ऊपर रहने के लिए एडजस्ट हुए। उसमें सबसे पहला ग्रुप ब्रायोफाइटा में हेपेटिकॉप्सिडा था, लिवरवर्ट्स थे जो पानी के बिल्कुल किनारे पे रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं जा सकते, जहां लहरों के छींटे पड़ रहे हो सिर्फ वहां पे सरवाइव करते हैं और वो देखने में उनकी बॉडी थैलस लाइक होती है। उसके मुकाबले में फिर हमने मॉसिस देखी थी। मॉसिस के अंदर हमने देखा कि वो बॉडी पत्तियों और डंडियों पे मुश्तमिल है, लेकिन वो पत्तियां ट्रू लीव्स नहीं है क्योंकि उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं है। और इन दोनों ग्रुप्स के अंदर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है अपनी मां के ऊपर, वो अकेला सरवाइव नहीं कर सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। लेकिन फिर ब्रायोफाइटा का एंथोसिरोप्सिडा आया और एंथोसिरोप्सिडा के अंदर स्पोरोफाइट के पास भी क्लोरोफिल आ गया और उसके पास ये एबिलिटी आ गई कि मां मर भी जाए तो वो सरवाइव करता रहता है, गेमिटोफाइट खत्म भी हो जाए तो वो ग्रो कर सकता है और आगे से कैप्सूल प्रोड्यूस कर सकता है। अब अगले ग्रुप में जब हम ट्रेकियोफाइटा के अंदर आ गए, कौन सा था, साइलॉप्सिडा, तो साइलॉप्सिडा के अंदर हमने देखा कि वहां सिर्फ स्पोरोफाइट मौजूद है, सिर्फ टैनी है, वही मेजर प्लांट जो आपको नजर आता है वो अब गेमिटोफाइट नहीं नजर आता, वो स्पोरोफाइट नजर आता है। और उसकी दूसरी खास बात यह थी कि उसके स्पोरोफाइट के ऊपर अभी पत्ते शत्ते कोई नहीं है क्योंकि एंथोसिरोप्सिडा में सिंगल डंडी थी, इसकी डंडी अब ब्रांच्ड हो गई है, उस ब्रांच डंडियों की टिप के ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं लेकिन उसके ऊपर लीव्स नहीं बनते। लेकिन फिर हमने देखा कि 1.5-2 करोड़ साल का अरसा लगा के पौधों ने पत्ते बनाना शुरू कर दिए। पत्ते बनाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि उस दौर में जमीन पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम होना शुरू हो गई। आपको पता है जमीन पर कार्बन डाइऑक्साइड पहले ही बहुत थोड़ी है, 0.04% होती है हवा में, तो वो 0.04% भी अगर 0.03% हो जाए या 0.02% हो जाए तो वो पौधों का दम घुटना शुरू हो जाएगा, उनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी और उनको कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि हम कैसे सरवाइव करें। तो उसके लिए एक्चुअली मतलब हम पत्तों का फंक्शन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि पत्ते की चौड़ी सरफेस क्यों होती है, रोशनी एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन उसका असल मकसद क्या था? उसका असल मकसद रोशनी एब्जॉर्ब करना नहीं था, वो चौड़ी सरफेस से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना चाह रहे थे ताकि सांस ले सकें, अपनी खुराक तैयार कर सकें। और एडिड एडवांटेज फायदा उसका ये हुआ कि वो चौड़ी सरफेस रोशनी भी अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सकती है तो फोटोसिंथेसिस भी अच्छी होने लगती थी। तो पत्तों पहली दफा पत्ते इजाद किए कार्बन डाइऑक्साइड की कमी को बर्दाश्त करने के लिए, उसमें सरवाइव करने के लिए। तो जो सबसे पहला ग्रुप जिसने पत्ते इजाद किए वो लाइकोप्सिडा है और लाइकोप्सिडा के अंदर माइक्रोफिल लीव्स पाए जाते हैं। ये छोटे बारीक पत्ते हैं और इनके अंदर सिंगल अनडिवाइडेड वेन होती है। यहां पे आपको दिखाया हुआ पौधा वही मॉस की तरह बड़े बारीक बारीक से पत्ते यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। देखने में प्रॉपर पत्ते जैसे नहीं लगते लेकिन किसी हद तक घास के पत्ते से वो मैच कर रहा है, आपको ऐसे लगेगा। तो ये जनाब पहली दफा इन्होंने माइक्रोफिल इवॉल्व किए। अगले ग्रुप्स फर्न्स वगैरह के अंदर हम जाके देखेंगे कि मेगाफिल लीव्स भी आ गए जिनके अंदर ब्रांच्ड वेन्स होती हैं। माइक्रोफिल और मेगाफिल के अंदर डिफरेंस पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो लाइकोप्सिडा के बारे में हम बात करेंगे। इनको हम क्लब मॉसिस या स्पाइक मॉसिस भी कहते हैं। मॉस कुछ छोटा सा पौधा होता है जो नमी वाली जगहों पे ग्रो करता है और क्लब या स्पाइक इसको इसलिए कहते हैं कि इसके आगे वो क्लब जैसा एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है। टिप के ऊपर आप देखें तो वो क्लब जो डंडा पकड़ा हुआ होता है जंगलियों ने, आपने देखा हुआ है कार्टून्स में, तो वैसे डंडे जैसा इसका ऊपर सिट्टा सा लगा हुआ है, इसलिए इनको क्लब या स्पाइक मॉस कहते हैं। डिफरेंशिएटेड, वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट है। डिफरेंशिएटेड का मतलब है कि स्पोरोफाइट जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट नजर आएगा कि ये जड़ वाला हिस्सा है, ये तने वाला हिस्सा है और ये लीव्स वाला हिस्सा है। तो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स मौजूद हैं। लीव्स अलबत्ता इनके पास माइक्रोफिल हैं जो साइज में बहुत छोटे बारीक से होते हैं। सिंगल वेन है, एक बारीक सी इसके अंदर नाली नजर आ रही है और अमूमन स्पाइरल या ऑपोजिट अरेंजमेंट में होते हैं। स्पाइरल का मतलब है कि डंडे के इर्द गिर्द दायरे में ऊपर की तरफ बढ़ रहे होंगे, या ऑपोजिट का मतलब है कि दो दो पत्ते डंडे के ऊपर लगे हुए होंगे, दो का गुच्छा फिर दो इस तरह। तो स्पाइरल या ऑपोजिट हो सकते हैं। स्पोरेंजिया अमूमन
टिप के ऊपर लगती हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स लगने हैं। स्पोरोफाइट की डंडी की टिप के ऊपर स्पोरेंजिया लगेंगे, जमा है स्पोरेंजियम की, तो टिप के ऊपर लगते हैं। सिंगल हो सकते हैं, यानी कि अकेली स्पोरेंजियम होगी, या बाज दफा स्ट्रोबिलस लग सकता है। स्ट्रोबिलस का वर्ड क्या लें, लफ्जी मतलब सिट्टा, जैसे एक सिट्टे के अंदर काफी सारे दाने लगे हुए होते हैं, वैसे ही एक सिट्टा बना हुआ है जिसके अंदर काफी सारी स्पोरेंजिया हैं, और ये सिट्टा, ये जो ऊपर येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, यही उस पौधे का बड़ा करके आपको सिट्टा दिखाया हुआ है। तो ये आपको बीच में स्पोरेंजियम पड़ी हुई नजर आ रही है, और आप देखें तो पत्ते ने उसको बड़ी हद तक कवर किया हुआ है, ठीक है। तो वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन गया है जिसके अंदर स्पोरेंजियम है और उसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होंगे। तो इस पूरे सिट्टे को, गुच्छा जो है स्पोरेंजिया का, इसको स्ट्रोबिलस कहते हैं, जमा है स्ट्रोबिलाई। अब यहां पर एक नई इजाद होने लगी है, वो क्या है कि हमने पहले बात की थी कि पुराने प्लांट जो हैं वो ज्यादातर होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब है कि वो एक ही तरह का स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, वो स्पोर मिट्टी में जाके गिरता है, मेल प्लांट भी बना सकता है, फीमेल प्लांट भी बना सकता है, एक ही तरह का देखने में स्पोर नजर आएगा, लेकिन वो सिंगल तरह का मतलब फीमेल या मेल प्लांट बना सकता है, अलग अलग तरह का बना सकता है। तो लाइकोपोडियम होमोस्पोरस ही है, एक ही तरह का बनाता है। लेकिन एक और प्लांट है इस ग्रुप में, इसका नाम है स्लेजिनेला। अब स्लेजिनेला हेट्रोस्पोरस प्लांट हो गया है, यहां पे उसकी स्पोरेंजिया आपको दिखाई हुई है। आप देखें तो लेफ्ट साइड पे जो खाना है, जो स्पोरेंजियम है, उसके अंदर 3 बड़े बड़े से दायरे आपको नजर आ रहे हैं, चौथा दायरा पीछे छुपा हुआ होगा इसलिए वो नजर नहीं आ रहा है, 4 वो अंडे अंदर पड़े हुए हैं। और आप देखें तो ये रेड कलर के जो दाने हैं ये साइज में काफी बड़े बड़े से नजर आ रहे हैं। उसके मुकाबले में राइट साइड वाली स्पोरेंजियम में आप देखें तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से डॉट्स हैं, दोनों ही स्पोर्स हैं। और अब ये 2 तरह के स्पोर हो गए हैं, एक को हम कहते हैं मेगास्पोर, दूसरे को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर, बड़ा वाला स्पोर और छोटा वाला स्पोर। और ये बड़ी स्पेशल बात है, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आखिरी ग्रुप के अंदर जाकर आप देखेंगे कि वो सारे जितने पौधे आपके अपने इर्द गिर्द नजर आते हैं, ये भी हेट्रोस्पोरस प्लांट हैं। इजाद किसने किया हेट्रोस्पोरी का तरीका? स्लेजिनेला ने, जो लाइकोप्सिडा का मेंबर है। तो मेगास्पोरेंजियम होती है, मेगास्पोरेंजियम वो वाला स्पोरेंजियम, वो वाला खाना जिसके अंदर मेगास्पोर लगते हैं या फीमेल स्पोर लगते हैं। जो बड़े वाले हैं वो ग्रो करके फीमेल प्लांट बनाएंगे। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर माइक्रोस्पोर लगते हैं और वो ग्रो करके मेल प्लांट बनाएंगे। तो हेट्रोस्पोरी निस्बतन एडवांस्ड कैरेक्टर है, यानी कि ये वो वाला कैरेक्टर है जो आज दुनिया के ऊपर पौधे काबिज आपको नजर आते हैं, वो उनके अंदर भी पाया जाता है। तो ये सीड प्लांट से रिजेंबल करते हैं, जो आपके पौधे जिनके बीज होते हैं उनसे मैच करते हैं। तो ये एडवांस इन दी सेंस कि ये बाद में इवॉल्व हुआ है, पिछले प्लांट्स के अंदर ये कहानी नहीं थी। गिमिटोफाइट इनके अंदर छोटे साइज का होता है और अंडरग्राउंड होता है, उसी तरह जमीन के नीचे रहता है, ज्यादा वाजे आपको नजर नहीं आता। मेन पौधा जो आपको नजर आ रहा है वो अब स्पोरोफाइट ही है। स्पिनोप्सिडा को हम हॉर्सटेल्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। हॉर्सटेल्स या आर्थ्रोफाइट्स, आर्थ्रो का वर्ड आपने पढ़ा हुआ है आर्थराइटिस में, जोड़ों के दर्द को कहते हैं, या आर्थ्रोपोडा आपने पढ़े हैं, जोड़दार टांगों वाले जानवर, हशरात को कहते हैं हम, ठीक है। तो आर्थ्रोफाइट ऐसे पौधे जिसके तने में आपको जोड़ नजर आते हैं। यहां पे आप तने को देख रहे हैं, तो ये तने के अंदर यहां पे कट बना हुआ है, यहां पे कट बना हुआ है, यहां पे भी आप देखें तो वो तने के ऊपर जगह जगह पे कट्स बने हुए नजर आ रहे हैं। तो रेस के घोड़ों को उन्होंने इस तरह वो उसकी दुम काटी हुई होती है, तो इस वजह से इनको हॉर्स टेल भी कहते हैं कि घोड़े की दुम जिस तरह उन्होंने जॉकियों ने काटी हुई होती है रेस के घोड़ों की, तो वैसा इसके पत्ते की अरेंजमेंट उल्टी कर दें, यानी कि इस तने को अगर उल्टा लटकाएं तो ये ऐसा सा नजर आएगा, वो फ्रॉक की तरह झालर सी उसने पहनी हुई है। तो इसलिए इनको आर्थ्रोफाइट्स कहते हैं। इसका स्पोरोफाइट भी वेल डिफरेंशिएटेड है कि उसमें आपको वाजे नजर आता है कि ये वाला हिस्सा रूट है, ये वाला हिस्सा स्टेम है और ये वाला हिस्सा लीव्स है। अब यहां पर लीव जरा डिफरेंट स्टाइल के हैं, लेकिन उसी तरह वो मेगाफिल प्रॉपरली नहीं है। क्या है? अब लीफ यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये जो चीज बनी हुई है जिस तरह वो छतरी बंद करके उल्टी की हुई हो, तो ये आपको नजर आ रहा है।
तो ये एक्चुअली लीफ है। ये जो आपको डंडियां डंडियां सी नजर आ रही हैं, ये एक्चुअली स्टेम की ब्रांचेस हैं, और स्टेम की ब्रांचेस के ऊपर भी यहां आप देखें तो छोटे छोटे से आपको वो घेरे से बने हुए नजर आएंगे, छतरी जैसे। तो ये एक्चुअली लीव्स हैं और इनके अंदर ब्रांचेस सीधी सीधी सी आपको नजर आ रही हैं। ये लीफ आपको अलहदा करके दिखाया हुआ है, वो एक्चुअली इस तरह होता है। तो ये घेरे की फॉर्म में मल्टीपल लीव्स अरेंज्ड हैं और छतरी नुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं। स्टेम के ऊपर रिजेस और फरोज नजर आती है, यानी कि उभार हैं कहीं कहीं और कहीं गहरा इलाका है, और उसके ऊपर हर नोड के ऊपर, यानी जहां पे वो कट बना हुआ है उसको हम नोड कहते हैं, और हर नोड के ऊपर एक घेरा बना हुआ है पत्तियों का। इसके भी स्पोरेंजिया स्ट्रोबिलाई की फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक सिट्टा बना हुआ है जिसके अंदर मल्टीपल स्पोरेंजिया मौजूद होंगे। स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं जिनको हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, पहले भी हमने नाम सुना हुआ है। जिस डंडी के ऊपर स्पोरेंजियम लगेगी उसको स्पोरेंजियोफोर कहेंगे। अब ये स्पोरेंजियोफोर इस तरह सिट्टे की फॉर्म में नजर आते हैं। ये यहां पे आपको कच्चा सिट्टा नजर आ रहा है, ग्रीन कलर के उसके स्पोरेंजिया वो आपको नजर आ रहे हैं, और यहां पर ये पक्का हो गया तो बीच में यहां पर आप देखें तो दरमियान में गैप बन गए हैं। इन गैप्स में से फिर स्पोर गिर के मिट्टी में जाकर ग्रो करके नया वो बनाएंगे। अब बेसिकली हर एक स्पोरेंजियम यहां पर ये जो एक गोल सा नजर आ रहा है, ये क्या है कि मेन डंडी जा रही है, उस डंडी से एक छोटी डंडी निकल रही है और उसके ऊपर एक छतरी लगी हुई है, और छतरी के नीचे की तरफ से स्पोर्स गिरेंगे और वो मिट्टी में जाकर गिर सकते हैं। तो स्लेंडर स्टॉक होती है, पतली बारीक सी डंडी है, उस डंडी के ऊपर उसके फ्री एंड के ऊपर, यानी कि उसके बाहर वाले किनारे के ऊपर एक अम्ब्रेला सी लगी हुई है, एक्सपेंडेड डिस्क है फ्री एंड पे, और उसके नीचे की तरफ स्पोरेंजिया लगते हैं, स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स मिट्टी में गिरते हैं। गेमीटोफाइट होता है, जब स्पोर्स मिट्टी में गिरेंगे तो वो गेमीटोफाइट बनाएंगे। गेमीटोफाइट थैलॉइड होता है, यानी कि उसके अंदर स्टेम और लीफ की डिफरेंशिएशन आपको नजर नहीं आती है, और ये क्लेई सॉइल के अंदर ग्रो करना पसंद करता है। क्ले कहते हैं चिकनी मिट्टी वाली वो। तो ये कहां पे ग्रो करते हैं? ये अमूमन ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जहां पे भल ज्यादा हो मिट्टी के अंदर। भल आपको कहां पे मिलेगी? भल मिलती है आपको नहर में। तो अमूमन ये नहर के किनारे ग्रो कर रहे होते हैं, इसलिए नहीं कि इनको ग्रो करने के लिए पानी ज्यादा चाहिए, बल्कि इसलिए कि वो चिकनी मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं, तो वो वहां पे अवेलेबल है। दरिया के किनारे, नहर के किनारे अमूमन ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल है इसकी इक्विसिटम। इक्विसिटम हमारे यहाँ पर शुमाली इलाका जहां में कॉमनली पाया जाता है।